नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों आपके सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें से पहले 3 यूनिट स्टैटिक्स के ऊपर है और लास्ट के 2 यूनिट डायनामिक्स के ऊपर है। तो 5 यूनिट के ऊपर आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क का वेटेज रहेगा, तो 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स 10 मार्क के लिए आपको MCQ वहां पे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग मल्टीपल चॉइस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ MCQs लिखे हैं, एक एक करके उसका आंसर क्या आता है देखते हैं। पहला MCQ है यूनिट ऑफ फोर्स इन SI यूनिट। फोर्स को किस में नापा जाता है? दोस्तों फोर्स को किस में नापा जाता है? फोर्स हम लोग क्या बोलते हैं, 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, 100 न्यूटन है या किलो न्यूटन है। तो फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन या किलो न्यूटन। तो न्यूटन फोर्स का SI यूनिट है। किलो न्यूटन जो रहता है वो 1 × 10⁻³ न्यूटन होता है। तो फोर्स का SI यूनिट जो है वो न्यूटन होना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए, किलोग्राम, न्यूटन, डाइन और जूल। तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है फोर्स का यूनिट ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी ऑप्शन रहने वाला है। तो आपका आंसर न्यूटन आने वाला है। आपको पता रहेगा फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। बहुत बार फोर्स किलो न्यूटन में देते हैं, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 1 × 10⁻³ ऐसा करते हैं, लेकिन किलो न्यूटन का न्यूटन में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, आप लोग आंसर किलो न्यूटन में भी निकाल सकते हो। तो ये समझ में आ रहा है क्या? देखो उसके बाद नेक्स्ट MCQ है फोर्सेस आर कंकरेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट इन ... अभी फोर्सेस आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट होते हैं। तो फोर्सेस आर कंकरेंट मतलब एक पॉइंट पे मीट हो रहे व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट इन ... उसका लाइन ऑफ एक्शन मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है? एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको कंकरेंट का मीनिंग पता रहना चाहिए। कंकरेंट मतलब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, प्लेन और नन, इसमें से 100% कंकरेंट बोला है। कंकरेंट फोर्सेस जो होते हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे आता है। तो 100% इसका आंसर जो रहने वाला है वो 1 पॉइंट रहने वाला है। सपोज आपका ये डायग्राम है, 4 फोर्सेस दिए हैं। ये एक है 10 न्यूटन का फोर्स, ये है 50 न्यूटन का फोर्स, ये है 30 न्यूटन का फोर्स और ये है 20 न्यूटन का फोर्स। दोस्तों ये चारों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन। ये जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कौन से पॉइंट पे मीट हो रहा है? एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, हम लोग उस पॉइंट को ए बोलते हैं। तो ये फोर्सेस क्या है? कंकरेंट है। ये चारों फोर्सेस कंकरेंट क्यों है? क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मिल रहा है। सो फोर्सेस आर कंकरेंट व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन मीट इन 1 पॉइंट। ये आंसर होना चाहिए। एक पॉइंट पे जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन मिलता है तब उसको कंकरेंट बोला जाता है। सो दिस इज द डेफिनेशन। फोर्सेस आर कोप्लानर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग इन बॉडी इन ... अभी कोप्लानर का मतलब क्या है दोस्तों? कोप्लानर मतलब एक प्लेन में सभी फोर्सेस आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सपोज ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। तो अगर मैंने ये फोर्सेस निकाले, 15 न्यूटन का फोर्स, 30 न्यूटन का फोर्स, 20 न्यूटन का फोर्स, तो ये तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में। दोस्तों यहाँ पे ये प्लेन बोला जाता है XOZ, यहाँ पे प्लेन बोला जाता है XOY, यहाँ पे प्लेन बोला जाता है YOZ। ये सारे के सारे फोर्सेस एक प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? कोप्लानर बोला जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? फोर्सेस आर कोप्लानर। फोर्सेस कोप्लानर कब रहेंगे? जब सभी के सभी बॉडी के ऊपर एक्ट होंगे। किसमें? एक प्लेन में एक्ट होंगे। तो यहाँ पे सपोज एक बॉडी रखा है, सपोज ये बॉडी आपका, और इस बॉडी के ऊपर सभी फोर्सेस, दिस इज बॉडी, बॉडी के ऊपर सभी फोर्सेस एक्ट हो रहे। और कैसे एक्ट हो रहे? एक प्लेन में एक्ट हो रहे। तो कोप्लानर मतलब एक प्लेन में सभी फोर्सेस का एक्ट होना। तो इसके लिए इसका आंसर 100% क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखो, कंकरेंट मतलब सभी फोर्सेस एक पॉइंट पे मीट होते हैं, कोप्लानर मतलब सभी फोर्सेस एक प्लेन में दिखाई देते हैं। अभी नेक्स्ट MCQ ले जाते हैं। नेक्स्ट MCQ है रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P and Q व्हिच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। 2 फोर्सेस P and Q, उसके बीच का एंगल थीटा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन है। सपोज ये एक फोर्स है P, ये एक फोर्स है Q और इसके बीच का एंगल दिया है थीटा। तो 2 फोर्सेस P and Q, 2 फोर्सेस P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा।
टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, उसका क्या पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है। तो इसका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, बराबर बराबर। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, R इक्वल टू अंडर रूट, R इक्वल टू आपको पता रहेगा अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q व्हिच आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा क्या रहने वाला है, अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे देखे, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, बी ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है। देखो दोस्तों बी और सी ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा लिखा है और यहाँ पे कॉस थीटा लिखा है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जल्दी जल्दी में ये ऑप्शन बी लिख देते, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, सी। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से रिजल्टेंट जो है, कोई भी दो कंकरेंट फोर्सेस के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या, देखो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी मे बी कंसिडर टू एक्ट इज नोन एज। तो दोस्तों सपोज ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर क्या बोला उसने, पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी मे बी कंसिडर टू एक्ट। होल वेट, वो बॉडी का पूरा वेट जिस पॉइंट पे एक्ट होता है, जिस पॉइंट पे एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये बॉडी है, बॉडी का ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा के पूरे बॉडी का वेट एक्ट हो रहा है, तो दोस्तों इस पॉइंट को आपको पता रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस में देखते हैं क्या क्या है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एंड नन ऑफ दिस। तो दोस्तों आपको पता रहेगा किसी भी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पे एक्ट होता है, किसी भी बॉडी का वेट जिस पॉइंट पे एक्ट होता है उसको सीजी बोलते हैं। तो इस बॉडी का वेट कहां पे एक्ट होने वाला है, सेंटर पे। होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट एट सेंटर एंड दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ऑप्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ऑप्शन सी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, सी आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या, देखो उसके बाद यूनिट ऑफ एमआई ऑफ एन एरिया इज डॉट डॉट डॉट। दोस्तों यहाँ पे एमआई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमआई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, तो दोस्तों एमआई में एरिया का यूनिट, एमआई ऑफ एरिया इसका यूनिट क्या रहता है, आपको पता रहना चाहिए। एमआई में यूनिट m⁴ रहता है, मीटर टू द पावर 4 रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, m⁴। तो ऐसा यूनिट ऑफ एमआई ऑफ एन एरिया इज m⁴। तो दोस्तों ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या, देखो पहला एमसीक्यू क्या, फोर्स का यूनिट न्यूटन, कंकरेंट का मतलब सभी फोर्सेस का एक पॉइंट पे मिलना, कोप्लानर मतलब सभी फोर्सेस एक प्लेन में एक्ट होंगे, अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल थीटा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ऐसा पॉइंट जहां पे पूरे बॉडी का वेट एक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उस सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एमआई का यूनिट क्या होता है, m⁴ होता है। तो दोस्तों ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या, देखो यहां तक कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन कपल लाइंस ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्सेस आर डॉट डॉट डॉट। कपल में फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसे होता है, दोस्तों कपल क्या होता है, टू पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको कपल बोलते हैं। जैसे कि ये फोर्स है, इसके पैरेलल में दूसरा फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसके बीच का डिस्टेंस d है, बराबर है। तो ये कपल फॉर्म कर रहा है। ये कपल क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि दो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल है। अनलाइक पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल रहते हैं तब उसको कपल बोलता है। तो इन कपल लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर डॉट डॉट डॉट। ऑप्शंस क्या दिए हैं, पैरेलल दिया है, नॉन पैरेलल दिया है, इंक्लाइन दिया है, नॉट दिया है। तो 100% कपल में फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल। दोस्तों इसको लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज व्हाट लाइन ऑफ एक्शन। तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है, पैरेलल है। इसके कारण इसका आंसर क्या आना चाहिए, पैरेलल आना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। Three forces of 100 Newton, 200 Newton, 300 Newton have their line of action parallel to each other. तीन फोर्सेस दिए हैं दोस्तों, वो तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन कैसे दिया है, पैरेलल दिया है। तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल दिया मतलब एक फोर्सेस अगर ऊपर होगा तो एक फोर्स नीचे है,
आगे वाला फोर्स ऊपर है। तो ये तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने अपोजिट डायरेक्शन में क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है कि ये तीनों फोर्सेस एक तो पैरेलल तो है, लेकिन किन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब एक ऊपर और एक नीचे, आगे तो आगे वाला ऊपर। तो ये पहला वाला फोर्स सपोज 100 न्यूटन होगा, दूसरा वाला फोर्स 200 न्यूटन होगा, तीसरा वाला फोर्स 300 न्यूटन होगा। तो तीन फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन उसका पैरेलल है और वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे, तो उसको क्या बोला जाएगा? दोस्तों 100% इसको पैरेलल तो बोला ही जाएगा, नो डाउट, लेकिन अनलाइक पैरेलल बोला जाएगा। इसको अनलाइक पैरेलल बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी आने वाला है। दोस्तों अनलाइक पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन, एंड लाइक पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन। तो लाइक पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, अनलाइक पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल है। तो ये जो तीन फोर्सेस है उसका लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल है ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसके कारण इसका आंसर अनलाइक पैरेलल आएगा। अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज नेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। अभी डिस्प्लेसमेंट हमको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसा होता है, इसका डेरिवेटिव जो होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको दोस्तों वेलोसिटी बोला जाता है। तो 100% रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको वेलोसिटी बोला जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो आप लोग बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को इससे दिखाया जाता है, उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास m अटेन्स वेलोसिटी v। एक बॉडी है जिसका मास m है और जिसका वेलोसिटी v है। फ्रॉम रेस्ट इन टाइम t, रेस्ट से वो स्टार्ट हो रहा है, उसका वेलोसिटी v हो रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दोस्तों काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, जिसमें m बोले तो बॉडी का मास आएगा, v बोले तो उसका फाइनल वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर किधर है? mv स्क्वायर नहीं आएगा, mgv स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं आएगा। 0.5 mv स्क्वायर, इसी को हाफ mv स्क्वायर बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि 1/2 को ही 0.5 बोलते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं थे, 0.5 mg स्क्वायर भी ऑप्शन नहीं है। मतलब 100% क्या आंसर आने वाला है? 0.5 mv स्क्वायर आने वाला है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है? दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है? दोस्तों स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंट दिया जाता है। वेक्टर मतलब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है? दोस्तों वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन मैटर करता है, फोर्स में डायरेक्शन मैटर करता है। वेट जो है वो वेट वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि वेट ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। हियर वेट ओनली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, बट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स ये तीनों क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड है ही, लेकिन उसके डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई और ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं? तो 100% कौन सी नहीं है? वेट नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन को इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन दोनों को इंपॉर्टेंट किया जाता है, दोनों के ऊपर वो डिपेंड रहता है। लास्ट एमसीक्यू, कपल प्रोड्यूसेस डॉट डॉट डॉट। कपल कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है? रेक्टिलिनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, कर्वीलिनियर मोशन प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल मोशन एंड नन ऑफ दिस। दोस्तों कपल जो है वो रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, कर्वीलिनियर रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, कर्वीलिनियर मतलब अलोंग द कर्व, अलोंग द कर्व वाला मोशन, और रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन मतलब सर्कुलर मोशन। तो 100% कपल जो है वो कपल रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी। तो दोस्तों कपल रेक्टिलिनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं करता, कर्वीलिनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं करता, वो कौन सा मोशन प्रोड्यूस करता है? सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है, मतलब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। तो आंसर क्या आएगा? सी। तो ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? अभी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। अभी नेक्स्ट एमसीक्यू है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज डॉट डॉट डॉट। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? दोस्तों मास को m से दिखाते हैं, वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, और उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। दोस्तों मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए? फोर्स दिया, फोर्स तो 100% नहीं है।
इम्पल्स नहीं है, मोमेंटम यहाँ पे ऑप्शन दिया है, और लास्ट वाला एक्सीलरेशन। तो 100% मोमेंटम ये ऑप्शन होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन डॉट डॉट डॉट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, शेप ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस और वेट ऑफ सरफेस। इसको थोड़ा एग्जांपल लेके समझते हैं। दोस्तों सपोज ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए एक सरफेस के ऊपर रखा है, इसको एक फोर्स खींच रहा है। तो दोस्तों ये ब्लॉक 100% आगे जाएगा, मतलब मोशन राइट साइड पे होगा। अगर मोशन आगे होगा तो ब्लॉक आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन पीछे होगा। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा? पीछे होगा। और उस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, उस फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू म्यू इंटू आर से देते हैं। म्यू इंटू आर, इसमें से म्यू को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। म्यू इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है वो पूछा है। दोस्तों यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे होगा, जिसमें म्यू आर वैल्यू रहेगा, और म्यू का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दोस्तों एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब ये जो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या सरफेस का शेप, सरफेस का शेप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या सरफेस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों थोड़ा सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों सरफेस का वेट क्या होगा? कोई मायने, कोई मैटर नहीं। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा? उसका कोई टेंशन नहीं। सरफेस का शेप क्या रहेगा? वो भी मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा? सरफेस का नेचर क्या रहेगा। दोस्तों ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कौन सा है उसके ऊपर ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। ऐसा क्यों? अगर ये सरफेस रिजिड नहीं है, स्मूथ है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो ये फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 आएगा। यहाँ पे फ्रिक्शन होगा ही नहीं। अगर ये स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर ये सरफेस रिजिड होगा तो ही फ्रिक्शन होगा। मतलब उस सरफेस के नेचर के ऊपर म्यू डिपेंड करने वाला है। सरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करना है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 100% किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सरफेस का नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कॉन्टैक्ट एरिया कैसा है, शेप सरफेस का शेप कैसा है, सरफेस का वेट क्या है, इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। डिपेंडेंसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का किसके ऊपर रहेगा? सरफेस के नेचर के ऊपर। सरफेस के नेचर के ऊपर मतलब सरफेस रिजिड है, स्मूथ है, उसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई। फोर्स कंप्लीटली डिफाइन कब होता है? कंप्लीट फोर्स किसको बोला जाता है? जब हम उसका मैग्नीट्यूड देते हैं तब वो फोर्स बोला जाएगा, या सिर्फ डायरेक्शन दिया तो फोर्स बोला जाएगा, या उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया जाएगा तो फोर्स बोला जाएगा, या सभी के सभी दिया जाएगा तो फोर्स बोला जाएगा। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? दोस्तों फोर्स का वैल्यू क्या है वो पता रहना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है वो पता रहना चाहिए। फोर्स का डायरेक्शन भी पता रहना चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बॉडी के कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो भी पता रहना चाहिए। जब ये तीनों चीजें पता रहेंगी, फोर्स का वैल्यू क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्स बॉडी के ऊपर कौन से पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ये तीनों चीजें जब पता रहेगी तब हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स वो कंप्लीटली डिफाइंड है। तो फोर्स इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन वी स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये तीनों चीजें जब पता रहेगी तब भी फोर्स कंप्लीटली डिफाइन बोला जाएगा। मतलब 100% इसमें ऑप्शन क्या आने वाला है? ऑल ऑफ दिस डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कोप्लानर फोर्सेस, उन्होंने डायग्राम दिया है। 3 कोप्लानर फोर्सेस कौन कौन से? एक है P, एक है Q और एक है R। ये 3 कोप्लानर फोर्सेस जो है दोस्तों वो कंकरेंट है। वो कंकरेंट क्यों है? क्योंकि वो तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट हो रहा है। तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट हो रहा है, मतलब वो कंकरेंट है। तो 3 कंकरेंट फोर्सेस का लामीस थ्योरम का स्टेटमेंट उन्होंने पूछा है। दोस्तों आपने इस डायग्राम को देखा होगा, ये डायग्राम लामीस थ्योरम ने आपने पढ़ा भी होगा। अकॉर्डिंग टू लामीस थ्योरम व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? पहला फोर्स अपॉन साइन सामने वाला एंगल, दूसरा फोर्स अपॉन साइन सामने वाला एंगल, तीसरा फोर्स अपॉन साइन सामने वाला एंगल। 100% ये 3 कंकरेंट फोर्सेस के लिए
तीन कंकरेंट फोर्सेस के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए? P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा एंड R अपॉन साइन गामा। तो यहाँ पे P अपॉन साइन अल्फा, Q अपॉन साइन बीटा एंड R अपॉन साइन गामा। B इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका? B आएगा। दोस्तों अगर आपने एक चीज नोटिस किया तो यहाँ पे B और C ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे साइन लिखा है, यहाँ पे कॉस लिखा है। तो गलती से बहुत लोग सी पे क्लिक कर देते हैं, मतलब सी वहां पे राइट कर देते हैं। तो सी नहीं आएगा, क्या आएगा? बी आएगा। P अपॉन साइन सामने वाला एंगल, Q अपॉन साइन सामने वाला एंगल एंड R अपॉन साइन सामने वाला एंगल। तो आंसर नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डॉट डॉट डॉट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाय dt। दोस्तों पिछले एमसीक्यू के सेट में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब dx बाय dt, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाय dt को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये चीज याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 100% एक्सेलरेशन आएगा। अगर उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन भी पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब डी बाई डी टी भी पूछा, उसको जर्क बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा? जर्क। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ओल्ड सिलेबस में है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं। तो आपको सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का आंसर दोस्तों क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा। सो आंसर विल बी बी। आंसर क्या रहने वाला है? बी। तो ये जो एमसीक्यू हमने देखे इसमें कोई डाउट है क्या? देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रस विच सैटिस्फाई m लेस देन 2j-3 इज नोन एज डॉट डॉट डॉट। दोस्तों तीन टाइप का ट्रस होता है। एक होता है परफेक्ट ट्रस, एक होता है रिडंडेंट ट्रस और एक होता है डेफिशिएंट ट्रस। दोस्तों परफेक्ट ट्रस किसको बोला जाता है? जिसमें m इक्वल टू 2j-3 होता है। जिसमें m इक्वल टू 2j-3 होता है उसको परफेक्ट ट्रस बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे m का मतलब मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर, और j का मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स। कोई भी ट्रस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है m इक्वल टू 2j-3, इसको परफेक्ट ट्रस बोलते हैं। दोस्तों अभी रिडंडेंट ट्रस किसको बोला जाता है? जिसमें m ग्रेटर देन 2j-3 होता है। रिडंडेंट में m ग्रेटर देन 2j-3 होता है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स 2 इंटू जॉइंट -3 से ज़्यादा होते हैं। और m लेस देन 2j-3 बोला है, m लेस देन 2j-3 बोला है, मतलब 100% ये डेफिशिएंट ट्रस रहने वाला है। डेफिशिएंट ट्रस में क्या होता है? m जो होता है नंबर ऑफ मेंबर्स वो 2j-3 से कम होता है। तो m लेस देन 2j-3 इसका आंसर डेफिशिएंट आएगा। m ग्रेटर देन 2j-3 इसका आंसर रिडंडेंट आएगा, और m इक्वल टू 2j-3 का आंसर परफेक्ट आएगा। तो ट्रस विच सैटिस्फाई m लेस देन 2j-3 100%, इसका आंसर क्या आना चाहिए? डेफिशिएंट ट्रस आना चाहिए। तो पहले का आंसर P आएगा। तो पहले क्वेश्चन में कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय समथिंग i प्लस समथिंग j मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब ये वेलोसिटी है, तो उसका x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है। x कंपोनेंट दोस्तों ये जो वेलोसिटी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया है v बार, वो क्या दिया है? 2t² प्लस 2i प्लस 6j। तो 2t² प्लस 2i कंपोनेंट है और 6j कंपोनेंट है। तो दोस्तों इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बोलते हैं। वेलोसिटी का ये x कंपोनेंट हो गया और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? y कंपोनेंट हो गया। तो उन्होंने x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब x पूछा है। तो दोस्तों ax मतलब vx का डेरिवेटिव, ax मतलब किसका डेरिवेटिव? vx का डेरिवेटिव। तो आपको x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है। तो दोस्तों ax मतलब vx का डेरिवेटिव मतलब 2t² प्लस 2 का डेरिवेटिव। तो दोस्तों ax इक्वल टू vx का डेरिवेटिव, तो t² का डेरिवेटिव 2t आता है, 2t इंटू 2, व्हाट इज 2t इंटू 2? 4t, 2 का डेरिवेटिव 0, तो ax का आंसर आपका कितना आएगा? 4t आएगा। ये हो गया x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो उन्होंने एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट पूछा है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। 2t² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 4t हो जाएगा।
तो x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 4t, इसमें t का वैल्यू 3 डालना है, 4 3 जा 12, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर होना चाहिए। सो आंसर विल बी बी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अगर यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोला रहता, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोग vy का डेरिवेटिव निकालते, और vy का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो 0 आता, तो यहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 आता, और x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए vx का डेरिवेटिव निकालना पड़ा, 2t स्क्वायर का डेरिवेटिव 4t, 2 का डेरिवेटिव 0, इसमें t का वैल्यू 3 गया, 4 3 जा 12 होता है, तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट एमसीक्यू, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, बॉल को ड्रॉप किया गया है, कौन सा हाइट से, 1 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो ये आपका बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया है, बराबर। ये जब बॉल ड्रॉप हुआ तो कौन सा हाइट से ड्रॉप हुआ, 1 मीटर हाइट से ड्रॉप हुआ, मतलब ये ओरिजिनल हाइट इसका कितना है, 1 मीटर। नोविंग हाइट ऑफ फर्स्ट बाउंस, पहले बाउंस का हाइट उन्होंने दे के रखा है, कितना दिया है, 0.81 मीटर। वापिस अच्छे से समझते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर हाइट से बॉल ड्रॉप हुआ, फर्स्ट बाउंस का हाइट दिया 0.81 मीटर, तो उन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा है। तो दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब E का फॉर्मूला क्या होता है, √h2/h1। h1 मतलब उसका ओरिजिनल हाइट, h2 मतलब फर्स्ट बाउंस का हाइट। तो √h2/h1, अगर आपने h2 और h1 का वैल्यू डाल दिया तो √0.81/1 आएगा, 0.81/1 मतलब E का आंसर √0.81 आएगा। √0.81 का रूट क्या होगा, 0.9 होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो आंसर विल बी 0.9। तो ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है। देखो बॉल को ड्रॉप किया गया 1 मीटर हाइट से, मतलब h1 ही हुआ, पहले बाउंस का हाइट 0.81, तो ये h2 हो गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला √h2/h1 मतलब √0.81/1 मतलब √0.81। अगर आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर 0.9 आने वाला है। तो इस एमसीक्यू में कोई डाउट है क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्वीलिनियर मोशन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है। दोस्तों कर्वीलिनियर मोशन के अंदर नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को an बोलते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, an। एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट मींस an, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो रहता है v²/ρ, v²/ρ, रो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो v का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो v²/ρ, ये dv/dt तो नहीं हो सकता है, v² इंटू रो भी नहीं हो सकता है, v²/ρ। दोस्तों रो का सिंबल इस प्रकार से भी दिखाते और इस प्रकार से भी दिखाते, तो v²/ρ मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी सी। सो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 100% v²/ρ आएगा। अगर उन्होंने टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा रहता at, तो वो dv/dt आता, at का आंसर क्या था, dv/dt आता। या फिर आप लोग उसका टैंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 3 इक्वेशन काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर से भी निकाल सकते हो। तो इन कर्वीलिनियर मोशन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन a विल बी v²/ρ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। दोस्तों आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में डायग्राम पढ़ा होगा, ये ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा तब इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये होगा आपका पॉइंट ऑफ लैंडिंग। ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है, बराबर, और ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग है, इसको बोलते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हो रहा है वो कौन से वेलोसिटी से हो रहा है, u वेलोसिटी से, वो कौन से एंगल पे रखा है, अल्फा एंगल पे रखा है, उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो दोस्तों इसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट मतलब x मैक्स। तो उन्होंने फॉर्मूला किसका पूछा है, देखो रेंज का पूछा है या हाइट मैक्सिमम का पूछा है, हॉरिजॉन्टल रेंज पूछा है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। 100% इसका आंसर आएगा u² sin 2α/g। तो u² sin 2α/g का आंसर ऑप्शन बी है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, u² sin 2α/g का आंसर आएगा, u² sin 2α/g। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज भी पूछा सकते हैं और मैक्सिमम हाइट भी पूछ सकते हैं, तो दोनों का फॉर्मूला करके जाओ, गारंटेड एमसीक्यू पेपर में रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं, फॉर प्लास्टिक इंपैक्ट इज ...
दोस्तों इम्पैक्ट तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है सेमी इलास्टिक, एक होता है प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक इम्पैक्ट का मतलब क्या है? प्लास्टिक इम्पैक्ट का मतलब यह है कि इम्पैक्ट होने के बाद वो दो बॉडी जो एक दूसरे को टकरा रहे वो दोनों बॉडी एक हो रहे, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। जब दोनों बॉडी एक हो जाते हैं तब उसका साइज और शेप रिगेन नहीं होता है, उसके कारण उसका कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 0 आता है। तो प्लास्टिक इम्पैक्ट के लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? 0। दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक के लिए सेम, परफेक्टली इलास्टिक के लिए E1 होता है, दिस E is 1 फॉर परफेक्टली इलास्टिक। सेमी इलास्टिक के लिए E 0 to 1 होता है और प्लास्टिक इम्पैक्ट के लिए E कितना होता है? 0 होता है। ये प्लीज याद रखो क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। फॉर परफेक्टली इलास्टिक इम्पैक्ट E is 1, सेमी इलास्टिक E lies between 0 and 1 एंड फॉर प्लास्टिक इम्पैक्ट E 0, क्योंकि वो साइज और शेप रिगेन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। तो ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है क्या? देखो इसमें कोई डाउट है क्या?